आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बचपन की परतों को खोलेंगे जिनकी सोच और जीवन ने, आप कह सकते हैं, दुनिया भर में हलचल मचाई। ओशो। ओशो, हाँ। जिनका बचपन का नाम था चंद्र मोहन जैन। जी। हम उनकी शुरुआती सालों मतलब 1931 से 1953 के बीच के उन अनुभवों पर ध्यान देंगे जो अक्सर चर्चा में नहीं आते। हाँ, वो पहलू जो शायद उतने जाने पहचाने नहीं है। बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। सही कहा। और हमारी ये पड़ताल आधारित है ओशो द रेबल सीड ऑफ फ्रीडम नाम की किताब पर। अच्छा। उसका दूसरा अध्याय है जिसका शीर्षक ही है द रेबल सीड। द रेबल सीड, विद्रोही बीज। हाँ, विद्रोही बीज। तो ये हमें समझने में मदद करता है कि वो विद्रोही बीज आखिर कैसे अंकुरित हुआ, कैसे पनपा। दिलचस्प। तो चलिए सीधे चलते हैं मध्य प्रदेश के छोटे से गांव कुचवाड़ा, जहां उनका जन्म हुआ। जी। समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक बिल्कुल अलग, एक असाधारण बचपन ने उस शख्स को गढ़ा जिसमें बाद में स्थापित मान्यताओं पर इतने तीखे सवाल उठाए। बिल्कुल। और ये सिर्फ जीवनी का हिस्सा नहीं है। नहीं, ये उनकी पूरी सोच को, उनके दर्शन को समझने की एक तरह से कुंजी हो सकती है। सही कहा, क्योंकि यही वो जमीन तैयार हुई, वो पूरा व्यक्तित्व जो बाद में बना वो यहीं खड़ा हुआ। बात शुरू होती है उनके जन्म के तुरंत बाद ही। अच्छा, जन्म के फौरन बाद? हाँ, ये अपने आप में ही थोड़ी अलग बात थी उस जमाने के हिसाब से। हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा असामान्य था उन नाना नानी का रवैया। हाँ, ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत बताता है कि उनके नाना नानी, जिन्हें वो नाना और नानी ही कहते थे, उनमें कमाल की समझ थी। उन्होंने उस बच्चे को किसी बने बनाए सांचे में फिट करने की कोई कोशिश नहीं की। बिल्कुल नहीं। मतलब कोई दबाव नहीं डाला कि तुम्हें ऐसा बनना है, वैसा बनना है। नहीं उस पर अपनी अधूरी इच्छाओं या पुरानी पीढ़ी के डरों का बोझ लादा। और ये छोटी बात नहीं है, मतलब खासकर उस समय और समाज के संदर्भ में अगर देखें तो। सही बात है। बच्चे को अक्सर परिवार की विरासत, उनकी उम्मीदें, यहाँ तक कि उनके जो पूर्वाग्रह होते हैं, ये सब ढोने पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। इनके नाना नानी ने जानबूझकर या शायद सहज रूप से ही बच्चे को इससे मुक्त रखा। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि उन्होंने उसे सबसे कीमती तोहफा दिया। क्या? पूरी बिना शर्त की आजादी। बिना शर्त की आजादी? वाह। उसे कभी मंदिर जाने या कोई खास पूजा पाठ करने, किसी चीज के लिए टोका नहीं गया। हाँ, या किसी मान्यता को मानने के लिए मजबूर नहीं किया गया। उसे बस अपनी तरह से जीने, खोजने, सवाल करने दिया गया। जंगली, जिज्ञासु और पूरी तरह से स्वयं जैसा वो था। इसी परवरिश का असर बहुत गहरा और स्थायी था। मतलब यही वो बुनियाद है जिसने ओशो के विद्रोही तेवर को ईंधन दिया। बाद के जीवन में जब उन्होंने कंडीशनिंग पर, मतलब समाज और धर्म बचपन से ही कैसे विचारों और व्यवहारों को ढालते हैं, इस प्रक्रिया पर, हाँ, कंडीशनिंग, जब उस पर इतने तीखे प्रहार किए तो वो कहीं ना कहीं अपने निजी अनुभव से बोल रहे थे। अच्छा। वो भाग्यशाली थे कि उन्हें ऐसी परवरिश मिली जहां ये कंडीशनिंग बहुत कम थी, न्यूनतम थी। तो उन्हें पता था कि बिना कंडीशनिंग के कैसा महसूस होता है। बिल्कुल, ये अनुभव उन्हें अंदर तक पता था कि बिना शर्त की आजादी कैसी होती है और थोपी हुई मान्यताएं इंसान को कैसे बांध देती हैं। और उनका बचपन सिर्फ आजादी में खेलने कूदने तक ही सीमित नहीं था। नहीं। स्रोत बताता है कि वो शरारतों से ज्यादा अस्तित्व से जुड़े प्रयोगों में लगे रहते थे। अस्तित्व संबंधी प्रयोग बचपन में? हाँ, और उनका एक मुख्य विषय था मृत्यु। मृत्यु? हाँ, वो विषय जिससे आमतौर पर बच्चे क्या, बड़े भी कतराते हैं। बचपन में मृत्यु पर इतना ध्यान देना, ये तो वाकई असाधारण है ना? ये उनकी गहन जिज्ञासा और शायद थोड़े अलग तरह के स्वभाव की तरफ इशारा करता है। इसी से जुड़ा एक बहुत मशहूर किस्सा है, हाँ। नदी और पुल का, जो उनके इस प्रयोगात्मक और निडर स्वभाव को दिखाता है। अच्छा, वो नदी वाला किस्सा, हाँ सुना है। जरा उस दृश्य की कल्पना करें। मॉनसून का मौसम है, पास की नदी अपने पूरे उफान पर है, पानी गंदला और हिंसक लग रहा है। डरावना माहौल। और एक पुराना लकड़ी का पुल है जो लगभग पानी में डूब चुका है। सिर्फ उसका सबसे ऊंचा, वो मेहराब जैसा हिस्सा पानी के ऊपर नजर आ रहा है। जी। किनारे पर लोगों की भीड़ जमा है, सहमी हुई सी, नदी के रौद्र रूप को देखती हुई। एक भयावह नजारा रहा होगा जिसमें प्रकृति की ताकत साफ दिख रही हो। बिल्कुल। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग थे जिन्हें गांव में समझदार माना जाता था। उन्होंने पहले नदी के भयंकर रूप को देखा, फिर युवा चंद्रमोहन की तरफ देखा और जोर से, शायद भीड़ के डर को आवाज देते हुए कहा। क्या कहा उन्होंने? ऐसा लगता है ये नदी आज किसी को भी निगल सकती है। पता नहीं कोई ऐसा जिंदा भी है जिसमें हिम्मत हो कि उस पुल के ऊपर से कूदकर दूसरी पार निकल जाए। अच्छा, ये वो एक तरह की चुनौती जैसी लग रही है, या शायद निराशा।
हाँ, शायद निराशा भरी टिप्पणी ही थी, चुनौती कम। लेकिन उस लड़के ने इसे शायद अलग तरह से सुना। कैसे? कहते हैं उसने वहां खड़े वयस्कों की आंखों में वो डर देखा जो उनके जीवन पर हावी था, और फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। क्या किया उसने? वो लड़का भीड़ से निकला, उल की तरफ बढ़ा, उसके सबसे ऊंचे पानी से बाहर दिख रहे हिस्से पर चढ़ गया। अरे! भीड़ की सांसें जैसे अटक गईं। एक पल वो वहां खड़ा रहा, उफनती नदी के सामने एक नन्ही सी आकृति, और फिर कूद गया। कूद गया? अविश्वसनीय। उस उम्र में ऐसा कदम उठाना? हाँ, नदी ने उसे जैसे निगल ही लिया। कुछ पलों के लिए वो गायब हो गया। ओह! किनारे खड़ी भीड़ को शायद लगा कि बस गया बच्चा। अपनी आंखों के सामने एक बच्चे को मौत के मुंह में जाते देखा उन्होंने। बिल्कुल, यही सोचा होगा। फिर काफी दूर धारा के बहाव में नीचे की तरफ उसका सिर पानी से बाहर निकला। अच्छा, बच गया। हाँ, और सबसे हैरानी की बात, जैसा स्रोत बताता है, वो धारा से लड़ नहीं रहा था। लड़ नहीं रहा था? नहीं, उसने खुद को बहाव के हवाले कर दिया था। समर्पण कर दिया। हाँ, उसे तब तक ले जाने दिया जब तक नदी का गुस्सा कुछ शांत नहीं हुआ। आखिरकार वो किनारे पर पहुंचा, थका हुआ, लेकिन कहते हैं उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। चमक? जैसे कुछ जान लिया हो। हाँ, जैसे उसने कुछ जान लिया हो, कुछ अनुभव कर लिया हो। लेकिन स्रोत इस घटना को सिर्फ एक बचकाना दुस्साहस मानने के बजाय इसे गहरा महत्व क्यों देता है? मतलब क्या विश्लेषण किया गया है इसका? हाँ, ये सवाल महत्वपूर्ण है। ये सिर्फ एक साहसिक कारनामा भर नहीं था। तो क्या था ये? स्रोत इसे डर के साथ सीधे सामना करने का एक प्रयोग बताता है। डर का सामना? हाँ, इस अनुभव से उसने शायद वो खोज लिया जो उसके बाद के जीवन का मूल मंत्र बना, कि डर असल में शारीरिक खतरे में उतना नहीं होता जितना कि वो उस खतरे की मानसिक कल्पना में, भविष्य की आशंका में होता है। अच्छा, मतलब डर मन में है। बिल्कुल। कूदने के क्षण में डर नहीं था, सिर्फ कूदने का कृत्य था। नदी के शोर और उफान के बीच डर नहीं था, सिर्फ नदी थी। हाँ, और इसमें एक और गहरा सबक छुपा है, समर्पण का। समर्पण का? कैसे? उसने नदी की ताकत से लड़ने की कोशिश नहीं की। अगर वो लड़ता तो शायद डूब जाता। सही बात है। उसने समर्पण किया, नदी की शक्ति को ही अपना सहायक बना लिया। स्रोत ये भी इशारा करता है कि धारा से लड़ने की बजाय समर्पण करने से न सिर्फ मानसिक डर खत्म हुआ, बल्कि शारीरिक रूप से भी ऊर्जा बची। और नदी की शक्ति ही उसे किनारे ले आई। बिल्कुल, ये उसके पूरे आध्यात्मिक रास्ते का एक तरह से पहला नक्शा था। उनका जो मूल संदेश बाद में बना, विश्वास मत करो, अनुभव करो। हाँ, अनुभव करो। सत्य किताबों या गुरुओं से नहीं मिलता, उसे जीना पड़ता है। उसकी पहली झलक शायद इस कूद में थी। ये जिया हुआ सत्य था। और इस अनुभव ने उनमें जो निडरता पैदा की होगी वो तो जबरदस्त रही होगी। बिल्कुल, इसने उनमें एक ऐसी बेखौफी भर दी जिसने उन्हें बाद में उन सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक बहसों और विवादों में कूदने की हिम्मत दी, जहां जाने से ज्यादातर लोग कतराते थे। हाँ, उन्होंने शायद वहीं सीख लिया था कि डर को जीतने का तरीका उससे भागना नहीं, बल्कि पूरी जागरूकता के साथ उसके आर पार गुजर जाना है। तो ये थी शारीरिक डर पर विजय की कहानी, लेकिन उनका विद्रोह सिर्फ शरीर के स्तर तक ही सीमित नहीं था। नहीं, उनकी बुद्धि भी उतनी ही तीखी और विद्रोही थी। अच्छा। जैसा कि उनके स्कूल के दिनों के किस्से बताते हैं। कहते हैं वो अपने शिक्षकों के लिए काफी चुनौती भरे छात्र थे। हाँ, उनका सवाल पूछने का अंदाज ही अलग था। मतलब जानकारी हासिल करने से ज्यादा स्थापित मान्यताओं को खरीदने वाला होता था। ऐसा ही एक किस्सा उनके एक शिक्षक का है जो बहुत धार्मिक थे जी और अक्सर ईश्वर की सर्वव्यापकता का उपदेश देते थे। जी। ईश्वर हर जगह है, वो कहते, हर पत्ते में, हर पत्थर में, हर जीव में। एक आम धार्मिक धारणा है ये, जिसे अक्सर बिना सवाल किए मान लिया जाता है। लेकिन युवा चंद्र मोहन ने इसे मानने के बजाय इसके तर्क की चीर-फाड़ शुरू कर दी। अच्छा, अब क्या किया उन्होंने? रोज जब शिक्षक अपनी बैलगाड़ी से घर लौटते तो ये लड़का उनके साथ साथ दौड़ता और सवालों की झड़ी लगा देता। रोज? हाँ, गुरुजी वो मासूमियत से पूछता, आप कहते हैं ईश्वर हर जगह है? शिक्षक धैर्य से जवाब देते, हाँ बेटा, हर जगह। तो क्या वो इस बैल में भी है जो आपकी गाड़ी खींच रहा है? हाँ, बिल्कुल। और आपकी गाड़ी के इस पहिए में? हाँ, पहिए में भी। और पहिए के नीचे ये जो धूल भरी सड़क है, इसमें भी? हाँ हाँ, वो सब कुछ में है। तो गुरुजी
लड़का अब अपनी असली बात पर आता, आंखों में शरारत भरी चमक के साथ। हाँ। आप बैल को आगे बढ़ाने के लिए उसे पीटते क्यों हैं? क्या आप ईश्वर को पीट रहे हैं? और क्या पहिए में बैठा ईश्वर सड़क में मौजूद ईश्वर को कुचल रहा है? लगता है ईश्वर तो बड़ी मुश्किल में है। ये तो तर्क का ऐसा जाल है जिससे निकलना किसी भी पारंपरिक सोच वाले व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल हो जाए। बच्चे की मासूमियत के पीछे एक बेहद तेज और भेदक तर्क काम कर रहा है। बिल्कुल, और ये रोज का सिलसिला बन गया। रोज यही सवाल। रोज नए तर्क लेकर आता, उसी मूल बात को अलग अलग तरीकों से कुरेदता। स्रोत कहता है कि ये एक तरह की तार्किक यातना बन गई थी शिक्षक के लिए। तार्किक यातना, हाँ। नतीजा ये हुआ कि वो बेचारे शिक्षक इतने तंग आ गए कि उन्होंने बैलगाड़ी से आना ही छोड़ दिया। हाँ, और उस लड़के से बचने के लिए पैदल दूसरे रास्ते से जाने लगे। कमाल है। लेकिन ये सिर्फ एक बच्चे का अपने शिक्षक को तंग करना भरता, या स्रोत इसमें ओशो की बात की कार्यशैली के बीच देखता है? स्रोत इसे महज तंग करना नहीं मानता, वो इसे ओशो के प्रवचन देने की अनोखी शैली की उत्पत्ति के रूप में देखता है। अच्छा, कैसे? जैसे उस लड़की ने शिक्षक की ईश्वर सर्वव्यापी है की धारणा के साथ किया, वैसे ही वयस्क ओशो ने लगभग 50 सालों तक दुनिया भर की पवित्र और स्थापित धारणाओं के साथ किया। चाहे वो ईश्वर हो, पाप, आत्मा, नैतिकता, स्वर्ग, नर्क, वो किसी भी ऐसी अवधारणा को पकड़ते और उसे इतने अथक और अक्सर बहुत मजेदार और व्यंग्यात्मक तर्क की कसौटी पर कसते कि उसके अंदर छुपी विसंगतियां और बेतुकापन उजागर हो जाता है। बिल्कुल, सब सामने आ जाता था। और उनका लक्ष्य क्या होता था इससे? किसी नए सिद्धांत को स्थापित करना चाहते थे वो? नहीं, जैसा स्रोत इशारा करता है, उनका लक्ष्य जवाब देना कम और सवालों को ही बेमानी साबित करना ज्यादा होता था। सवालों को बेमानी साबित करना? हाँ, वो ये दिखाना चाहते थे कि जिन बातों को हम बिना सोचे समझे सच मानकर बैठे हैं, उनमें से ज्यादातर हमें विरासत में मिला बौद्धिक कचरा है। कचरा? हाँ, जिसे हमने कभी परखा ही नहीं। उनका उद्देश्य लोगों को किसी एक विश्वास से हटाकर दूसरे विश्वास में लाना नहीं था, बल्कि उन्हें हर तरह के विश्वास पर सवाल उठाने वाला एक खोजी बनाना था। वो चाहते थे कि लोग उधार की मान्यताओं पर जीना छोड़कर खुद सोचना और अनुभव करना शुरू करें। ये बहुत दिलचस्प है। एक तरफ ये तीखा बौद्धिक विद्रोहीपन, हाँ, और दूसरी तरफ, जैसा स्रोत बताता है, उनमें गहरा एकांत प्रेम भी था। हाँ, ये विरोधाभास उनके व्यक्तित्व का हिस्सा था। विरोधाभास? वो घंटों अकेले गायब हो जाते थे। उन्हें लोगों की भीड़ भरी बातें नहीं बल्कि प्रकृति की खामोशी खींचती थी। अच्छा, अकेले में क्या करते थे वो? और उनके इस एकांत की एक खास जगह का भी जिक्र है स्रोत में, जो काफी चौंकाने वाली है। कहाँ? शमशान घाट। शमशान घाट? हाँ, गांव वाले अक्सर उन्हें शमशान घाट में पाते थे, वो जगह जहां आमतौर पर लोग जाने से कतराते हैं, खासकर अकेले। और वो वहां करते क्या थे मतलब? स्रोत के अनुसार बस बिल्कुल स्थिर बैठे रहते थे, देखते हुए। बस देखते हुए? हाँ, जलती हुई चिताओं से उठते धुएं को देखते थे, राख होते शरीरों को देखते थे, जीवन की क्षणभंगुरता को देखते थे, और शायद उन लोगों को भी देखते थे जो वहां दुख या डर के साथ आते थे। शमशान घाट जैसी जगह चुनना और वहां बस देखते हुए बैठना, स्रोत इसे किस तरह से देखता है? क्या ये सिर्फ मौत के प्रति कोई रुग्णाकर्षण था, कोई मॉर्बिड क्यूरियोसिटी? नहीं, स्रोत इसे रुग्णता से बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है। तो फिर क्या था ये? ये उनके लिए ध्यान का पहला बिना किसी सिखाए मिला पाठ था। ध्यान का पाठ? शमशान में? हाँ, शमशान घाट शायद जीवन और मृत्यु की क्षणभंगुरता का सबसे प्रखर प्रतीक था, और वहां बैठकर वो बस देख रहे थे, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी भावना में बहे। साक्षी भाव? बिल्कुल। वो शायद अनजाने में ही अपने भीतर के साक्षी को खोज रहे थे, यानी मन और शरीर में जो कुछ भी चल रहा है, विचार, भावनाएं, संवेदनाएं, उसे बिना उससे जुड़े बस एक दूरी से देखने की क्षमता। वो शांत केंद्र जो हर उथल पुथल, हर तूफान के बीच में मौजूद रहता है। सही कहा। ये अभ्यास उनके बाद के जीवन में ध्यान और जागरूकता पर दिए गए जोर का आधार बना। तो अगर हम इन सब धागों को एक साथ जोड़कर देखें, नदी वाले अनुभव से जन्मी निडरता और अनुभव पर आधारित सत्य की खोज, हाँ, शिक्षक वाले किस्से से उभरी तीखी भेदक बुद्धि जो पाखंड को उघाड़ देती थी, बिल्कुल, और शमशान घाट में बैठने से जाहिर होता गहरा आंतरिक मौन और साक्षी भाव की ओर खिंचाव, ये सब मिलकर एक बहुत ही अनोखे व्यक्तित्व की तस्वीर बनाते हैं। और इन सब के पीछे, जैसा हमने शुरू में बात की थी, उनके नाना नानी द्वारा दी गई उस असाधारण स्वतंत्रता की भूमिका। हाँ,
उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो शायद वो उपजाऊ मिट्टी थी जिसमें ये विद्रोही बीज बिना किसी रोक टोक के अपनी पूरी क्षमता से पनप सका। निश्चित रूप से वो स्वतंत्रता ही शायद सबसे बड़ा कारक थी। ये कोई जानबूझकर परेशानी खड़ा करने वाला बच्चा नहीं था, नहीं, बल्कि एक ऐसी चेतना थी जो बने बनाए पिंजरों में कैद होने से इनकार कर रही थी। वो बीज जिसे नाना नानी की स्वीकृति और आजादी का पोषण मिला, वो परंपरा की, समाज की सख्त जमीन को तोड़कर बाहर निकल रहा था। उस वक्त शायद ही किसी को अंदाजा रहा होगा कि ये बीज आगे चलकर कैसा विशाल और विवादास्पद वृक्ष बनने वाला है। तो सार ये है, निचोड़ ये है कि ओशो का बचपन महज उनके जीवन का एक शुरुआती दौर नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये उनके पूरे जीवन दर्शन और कार्यशैली का एक तरह से ब्लूप्रिंट था। एक नींव थी। हाँ, नींव। स्थापित नियमों को चुनौती देना, किताबी ज्ञान के बजाय प्रत्यक्ष अनुभव पर जोर देना और हर चीज पर, हर मान्यता पर सवाल उठाना, इन सब की जड़ें उनके बचपन के इन अनुभवों में बहुत गहरी थीं। बिल्कुल। और ये सब जानना हमें अपने बारे में भी सोचने पर मजबूर कर सकता है, नहीं? हाँ, कैसे? ये सोचने पर कि हमारे अपने जीवन में ऐसी कौन सी मान्यताएं हैं, कौन से डर हैं, जिन्हें हमने कभी परखा नहीं, जिन पर कभी सवाल नहीं उठाया। बिना जांची परखी मान्यताएं। हाँ। कौन से ऐसे पुल हैं जिनसे हम कूदने से डरते हैं, चाहे वो लाक्षणिक रूप से ही क्यों ना हो, मतलब जीवन में रिस्क लेने से या कुछ नया करने से। सही बात है। और क्या सीधा निजी अनुभव उन जड़ हो चुकी मान्यताओं या गहरे बैठे डरों को चुनौती दे सकता है या बदल सकता है? ये सोचने वाली बात है। हाँ, ये सिर्फ एक विचार है जिस पर मनन किया जा सकता है कि हम अपनी कंडीशनिंग को कितना पहचानते हैं और उससे मुक्त होने के लिए कितने तैयार हैं।